हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस बल, ऑप्शन बी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ऑप्शन सी इंडो तिब्बत पुलिस बल, ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए, हाल ही में जो है आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान, ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, ये मैं आधा लिखी हूँ, आयुष्मान CAPF ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और ये आश्वासन योजना है। यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रति परिवार जो है आपका प्रतिवर्ष जो है आपका 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है। कवरेज जो है 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में सेवा स्थल पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। पूरा नाम इसका होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा कौन से जैवमंडल रिजर्व के 25 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए अगस्तमलाई, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी नीलगिरी। देखिए, हाल ही में जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट सुंदरवन के पक्षी जगत का विवरण देने के अलावा इस क्षेत्र की सभी प्रजातियों के विस्तृत वितरण और स्थायीता संबंधी आंकड़ों सहित एक व्यापक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड के रूप में भी कार्य करती है। भारतीय सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का एक भाग है तथा पक्षियों की जो है यहाँ पे 428 प्रजातियों का वास स्थल है। इसका अर्थ है कि देश में पाए जाने वाले प्रत्येक 3 में से एक पक्षी इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। नकाबपोश फिनपुट जो है तथा वफी फिश आउल जैसे कुछ पक्षी केवल सुंदरवन में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र देश में पाई जाने वाले किंगफिशर की 12 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों के साथ साथ गोलियुत, बगुला तथा चम्मच जैसी चोंच वाली टिटहिरी जैसी दुर्लभ प्रजातियों का वास स्थल है। बात करते हैं सुंदरवन के बारे में। तो सुंदरवन के अंतर्गत आपका बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के सैकड़ों द्वीप और नदियां, सहायक नदियां का एक नेटवर्क शामिल है तथा यह भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। डेल्टा के दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित भारतीय सुंदरवन देश में कुल मैंग्रोव वन के क्षेत्र का 60% से अधिक है, ठीक है। भारत में सुंदरवन जो है ये भी लिख लीजिएगा 27वां जो है रामसर स्थल है तथा ये जो है आपका 4,23,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत देश के सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि है। भारतीय सुंदरवन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का वास स्थल है। यहाँ जंगली मुर्गी, विशाल छिपकली, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, मगरमच्छ आदि जैसे कई अन्य वन्य पशुओं का भी प्राकृतिक निवास स्थान है। साइबेरियाई बतख खानाबदोश मौसम के दौरान यहाँ आते हैं। सुंदरवन विलुप्त प्राय प्रजातियों जैसे बटागुर बसका, किंग क्रेब और ऑलिव रिडेल कछुए का भी निवास स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरवन। ये लिख लीजिएगा, ये रामसर में जो हम लोग का इंडिया का कौन सा रामसर स्थल में शामिल हुआ, इंडिया का कौन सा ऐसा आर्द्र भूमि है जो मेरे बोलने का तरीका इधर उधर है, ये जो है भारत का 27वां रामसर स्थल बना है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन से पूर्वोत्तर राज्य में ऐतिहासिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य असम में ऐतिहासिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्तमान में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट असम के 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदलगुड़ी में विस्तृत है। आपका जो ये बोडोलैंड वाला जो आपका समझौता है, ठीक है, वो उसमें समझौते के अनुसार वर्तमान में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिलों के बाहर स्थित उन बोडो बाहुल्य गांवों को इस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तथा गैर बोडो आबादी को इस क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। समझौते में कहा गया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड गुटों के सदस्यों के खिलाफ गैर जघन्य अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक मामलों को असम सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा और इन मामलों की समीक्षा की जाएगी। बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे। बोडो क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को लॉन्च करके विश्व के सबसे अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 143, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 152, ऑप्शन डी 124। देखिए, हाल ही में जो स्पेस एक्स ने जो है आपका 143 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पूर्व जो है आपका 2017 में जो है भारत ने, ध्यान रखिएगा, भारत ने 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, लिख लीजिएगा, भारत उसके बाद आता है। स्पेस एक्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट के लिए फाल्कन 9 प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया और इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 के नाम दिया गया। यह लॉन्च स्पेस एक्स के पहले स्मार्ट सेट राइट से एयर प्रोग्राम मिशन को समर्पित है। यह प्रोग्राम छोटे सैटेलाइट कंपनियों के लिए स्पेस तक पहुंचने की सुविधा को कम लागत में उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। देखिए, जो 23 जनवरी 2021 आपका गया है उसमें संयुक्त राष्ट्र की संस्था आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद का जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो है 75 साल हो गए हैं। यूएन की जो है ये 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए काफी उत्साहित था और उसने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के दौर में परिषद की बेहतर समन्वय वाली भूमिकाओं का भी आह्वान किया। यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष मुनीर अकरम ने हाल ही में कहा कि इकोसॉक का दायित्व विश्व में मौजूदा आर्थिक और स्वास्थ्य संकटों जैसे चुनौतियों से निपटना है, जिसके लिए वैश्विक कार्रवाई का खाका तैयार किया जाना होगा। इकोसॉक की स्थापना 75 वर्ष ऐसे समय में पूरे हो जा रहे हैं जब दुनिया गंभीर संकटों से जूझ रही है। बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। तो 23 जनवरी 1946 को लंदन में यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और तब से लेकर अब तक इस परिषद ने अपनी क्षमता अनुरूप कई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। इस संस्था की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि वो सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को यूएन प्रणाली में मजबूती देने के लिए एक केंद्रीय अभिप्रेरक की भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में ही इस परिषद का गठन किया गया था। यह यूएन के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता की कौन सी मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई है? ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 15वीं। देखिए, आपका जो है एशिया सहयोग वार्ता की जो है आपकी 17वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्थी टूरिज्म विषय पर एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 21 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई। एसटीसी एसीडी की जो है 17वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय की सचिव रीवा गांगुली दास ने किया। अपनी टिप्पणी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के खिलाफ एक समन्वित प्रतिक्रिया के लिए आह्वान किया तथा इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं एशिया सहयोग वार्ता के बारे में। तो एशिया सहयोग वार्ता एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो है आपका 18 जून 2002 को की गई थी। इसका सचिवालय जो है आप लिख लीजिएगा, सचिवालय आपका कुवैत में है, कुवैत, ओके, कुवैत में है। वर्तमान में इस संगठन में जो है आपका 34 सदस्य देश हैं, 34 सदस्य देश है और भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य है। इसे महाद्वीपीय स्तर पर एशियाई सहयोग को बढ़ावा देने और आसियान, खाड़ी सहयोग परिषद, यूरेशियन आर्थिक संघ, संघाई सहयोग संगठन और सार्क जैसे विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए बनाया गया था। यह पूरे एशिया को कवर करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति लागू की है जिसमें बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन शामिल है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। देखिए, हाल ही में रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति लागू की है। यह नीति बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करती है। यह नई लौह अयस्क नीति 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। लौह अयस्क नीति 2021 के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है, नई नीति का उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय रेलवे लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ इस्पात उद्योग की माल ढुलाई से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य इस्पात उद्योग को घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन से मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने और स्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार DRDO और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समझौते के तहत DRDO की विशेषज्ञता का उपयोग देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन, हिमस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के स्थायी समाधान तलाशने हेतु किया जाएगा। सहयोग के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों में गंभीर हिमस्खलन, भू खतरों की विस्तृत जांच, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू खतरों की स्थायी शमन उपायों हेतु योजना, डिजाइन एवं निर्माण आदि शामिल है। साथ ही इसमें सुरंग, निगरानी और शमन उपायों की देखरेख आदि भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन सुधार की दृष्टि से हाल ही में कौन सा ऐप कई सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है? ऑप्शन ए कोरेस, ऑप्शन बी कोगोल, ऑप्शन सी कोवार, ऑप्शन डी कोविन। देखिए, हाल ही में जो है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी, ध्यान रखिएगा, निगरानी और प्रबंधन के लिए, ठीक है, में सुधार की दृष्टि से हाल ही में जो है कोविन इसका नाम आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। को से तो आपका कोविड हो गया है, इसका पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, इसका तो पहले वाला भी लिख लीजिए, ठीक है, कोविड देके डैश उसके बाद वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, ये ऐप के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। कोविन एक क्लाउड आधारित सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है और इसे भारत के कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रबंधन हेतु तैयार किया गया है। इसके तहत किए जाने वाले कार्यों में सूचना प्रबंधन के लाभार्थियों का पंजीकरण, टीकाकरण हेतु केंद्रों का आवंटन, लाभार्थियों को उनके टीका प्रदाता वैक्सीनेटर के नाम के साथ संदेश भेजना और कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन की शीशों की लाइव निगरानी करना शामिल है।
कोविन प्लेटफॉर्म का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व में किया जा रहा है तथा पूर्व में इसका उपयोग देश भर में पल्स पोलियो एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया जाता था। कोविड-19 टीका के वितरण हेतु भी इस मंच का विस्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसके लिए वैकेड और तकनीकी बुनियादी ढांचे का संचालन का कार्य कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए किया गया है। ये लिख लीजिएगा, इसका जो है हॉक 1 विमान जो है उससे किया गया है। डीआरडीओ द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए परीक्षणों की श्रृंखला में SAAW यानी जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन था का यो जो है आपका इसका जो है आपका नौवा सफल परीक्षण था। यह प्रणाली ग्लाइड बम श्रेणी में किससे संबंधित है और इसका विकास 2012-13 के आसपास भारतीय वायुसेना से महत्वपूर्ण आदानों के साथ शुरू हुआ। पहली बार जो इसका परीक्षण था वो आपका 2016 में किया गया था। ग्लाइड बम एक ऐसा बम है जिसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा निर्देशित प्रणाली यानी गाइडेड मैकेनिज्म को प्रयोग कर संक्षिप्त लक्ष्य पर सटीकता से दागा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, लेकिन इसको जिस विमान का परीक्षण किया गया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का था। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा और उस विमान का नाम हॉक 1 था। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।